Hello everyone. In this video we'll study about the creating recombinant DNA. Recombinant DNA के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे बनता है. So as the name suggests recombinant DNA that means दो DNAs को अगर हम combine कर दें तो that gives us a recombinant DNA. अब recombinant DNA के लिए जो दो DNAs हम combine करते हैं one of them is the DNA which is of our interest कि कौन से genes हम किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो जीन्स या वो सेगमेंट ऑफ डीएनए इज़ वन पार्ट एंड अनदर पार्ट वो सेगमेंट ऑफ डीएनए हम कौन से दूसरे डीएनए के साथ कंबाइन करेंगे. सो देर आर टू डीएनएज विच आर कंबाइंड टुगेदर. वन कंटेन्स द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द अदर कंटेन्स द जीन ऑफ दैट वेक्टर या किसके जीन के साथ उसे कंबाइन करा जा रहा है. जिस जीन के साथ उसे कंबाइन करा जाता है उसको बोलते हैं वेक्टर जीन. तो बेसिकली जनरली जो हमारे इंटरेस्ट ऑफ जीन होते हैं उन्हें हम कंबाइन करते हैं या तो स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स के साथ. तो मतलब हमें ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं जो कि इनिशियली स्मॉल हो, जो स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स ही हों. ज़्यादातर ये हमें प्लाज्मिड में मिलते हैं या फिर फेज मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं. सो इन दोनों डीएनए को कैसे कंबाइन करते हैं, लेट अस बिगिन विद दैट. So, the technology of recombinant DNA was developed in 1973 by Boyer and Cohen. ये नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम काफ़ी बार मैच द फॉलोइंग्स में भी आता है. स्टेप्स ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी, तो इसका ओवरऑल जो प्रोसीजर होता है दैट कंटेन 6 स्टेप्स. फर्स्ट इज़ डीएनए आइसोलेशन. डीएनए आइसोलेशन मतलब हमें वो दो डीएनए ऑब्टेन करने हैं. जिस भी ऑर्गेनिज्म के हम डीएनए ले रहे हैं उसके सेल में से पहले वो डीएनए निकालना है. तो पहला प्रोसेस है डीएनए आइसोलेशन. सो डीएनए इज आइसोलेटेड इन इट्स प्योर फॉर्म विच मीन्स दे आर डिवॉइड ऑफ एनी अदर मैक्रोमोलिक्यूल. उसके साथ कोई और मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होंगे. जैसे नॉर्मली जब सेल के अंदर डीएनए होता है तो वो पैक स्टेज में प्रोटीन हिस्टोन्स की हेल्प से डीएनए पैकेजिंग होती है. तो जब हम डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं हमें डीएनए में प्रोटीन्स जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं या अगर कोई और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं लाइक ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह कुछ भी, तो हमें वो सब रिमूव करने होते हैं. वी नीड ओनली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए. उसके बाद आफ्टर ऑब्टेनिंग द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स वी हैव टू कट देम, और उनको कट करा जाता है स्पेशल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से. आफ्टर कटिंग देम हम उन्हें एम्पलीफाई करते हैं, मतलब उनकी जो कॉपीज़ है मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट करते हैं. आफ्टर जनरेटिंग द मल्टीपल कॉपीज़ उनको ज्वाइन करा जाता है कि फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल को दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म के डीएनए मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करते हैं. देन ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, अब यहाँ पे जब ज्वाइन कर देते हैं सो दिस डीएनए इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है वो फिर किसी होस्ट सेल के अंदर लाइक किसी बैक्टीरिया या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ये जो डीएनए वो इंट्रोड्यूस करते हैं. और फिर वो जो सेल्स होते हैं उनके अंदर अगेन सेल डिविजन हो रही होती है, तो इन डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनती है एंड दैट सेल इज़ नोन एज द रिकॉम्बिनेंट सेल. तो उस सेल को रिकॉम्बिनेंट सेल बोलते हैं और उस सेल को फर्दर हम यूज़ करते हैं अपने पर्पसेस के लिए जिसके लिए हमने वो जीन इंट्रोड्यूस करा था. द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन. इंट्रोडक्शन मतलब हमें ऐड करना है फॉरेन जीन, वो जीन जो हमारे इंटरेस्ट का है, वो जीन जो हमारे को डिज़ायर्ड है, इनटू अ प्लाज्मिड और अ फेज जीनोम. तो जो हमारा फॉरेन जीन है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो हम किसके जीनोम में डाल रहे हैं, या तो बैक्टीरियोफेज के जीनोम में डाल रहे हैं या फिर प्लाज्मिड के साथ कंबाइन कर रहे हैं. दिस प्लाज्मिड और फेज जीनोम जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम अपना फॉरेन जीन कंबाइन करते हैं, आर नोन एज वेक्टर्स. एंड द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन सूटेबल होस्ट सच एज बैक्टीरिया. फिर उसके बाद उसको एम्पलीफाई करा जाता है बैक्टीरिया के अंदर. एम्पलीफाई का सिंपल मतलब है उसकी मल्टीपल कॉपी जनरेट करी जा रही है. तो जब हम दो डीएनए फ्रेगमेंट्स लेते हैं उन्हें ज्वाइन करने से पहले भी हम उनकी बहुत सारी कॉपीज़ बना देते हैं. रीज़न बीइंग ज़रूरी नहीं है अगर मैंने एक डीएनए एक मॉलिक्यूल ही लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपरली या सही से कंबाइन होंगे. सो टू अवॉइड दैट रिस्क हम मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ फर्स्ट जीन लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ सेकंड डीएनए लेते हैं और फिर उन्हें कंबाइन करते हैं. एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है वो भी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस होता है और वहाँ पे भी उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है. दैट इज़ अगेन एन एम्पलीफिकेशन. द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जीन क्लोनिंग भी बोलते हैं. सो इट बेसिकली इन्वॉल्व्स आइसोलेशन ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल्स. ये सबसे पहला स्टेप था. उसके बाद इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को हमने कट करना है इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय यूजिंग स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स.
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद हम इनको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में भी होते थे। तो ज्वाइन करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है विच इज़ डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज की हेल्प से हम इनको ज्वाइन करते हैं। Such a reconstructed DNA is called recombinant DNA and is restored to a cell। अब हम इसको किसी सेल के अंदर, क्योंकि नेकेड डीएनए रख के तो वो खुद से सर्वाइव करेगा नहीं, तो आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम उसे किसी सेल में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। तो प्रॉबेबली मोस्ट प्रेफरेबली हम इसको बैक्टीरिया के सेल में ही इंट्रोड्यूस करते हैं। इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सेल बाय सूटेबल प्रोसीजर्स एंड फर्दर इट अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। सो अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज डोनर डीएनए, दिस इज़ वेक्टर डीएनए। डोनर डीएनए मतलब कि वो डीएनए जिसमें हमारे डिज़ायर्ड जीन्स है, जो जीन्स हम स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वेक्टर डीएनए किस डीएनए के साथ हम उसे कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज वेक्टर डीएनए। नाउ दीज टू डीएनएज आर कंबाइन, इनको आपस में मिक्स कर। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी कॉपीज़ है। बहुत सारी कॉपीज़ इसलिए नहीं है कि हमने इसको अलग अलग फ्रैगमेंट में करा है, बहुत सारी कॉपीज़ इसलिए हैं क्योंकि हमने इसका एक ही फ्रैगमेंट निकाला और उसको एम्पलीफाई कर दिया। सिमिलरली हमने यहाँ से एक ही पार्ट निकाला था और इसको एम्पलीफाई कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारी कॉपीज़ हैं, इनको मिक्स करा जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये आपस में ज्वाइन होंगे एंड दिस इज़ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए molecule. This recombinant DNA molecule is then introduced into a bacterial cell, और फिर वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है और फर्दर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं। तो उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन भी होती है जिससे डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनती है एंड सेल डिवीजन होती है, तो उसके बाद सेल की भी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम दो डीएनए लेंगे, एक डीएनए जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है, दूसरा डीएनए जिसको हम वेक्टर डीएनए बोलते हैं। इन दोनों को हम कट करेंगे, इन दोनों को फर्दर कट करेंगे यूजिंग द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो कट करने के बाद हमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे उनको हम ज्वाइन करेंगे यूजिंग डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज से इनको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद जो हमें मिलेगा दैट इज़ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो वो हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फर्दर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी होस्ट के अंदर, मतलब कि बैक्टीरिया सेल के अंदर। So in order to create a recombinant DNA molecule, the required DNA fragment has to be incorporated in a suitable genome। तो recombinant DNA बनने के बाद उसको किसी suitable genome में या किसी suitable सेल के अंदर डालना ज़रूरी है। In order to create a recombinant DNA molecule, the required DNA fragment it has to be incorporated into a genome। तो जो हमारा required DNA होता है वो हमें किसी suitable DNA के साथ कंबाइन करना होता है, और जो suitable DNA हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वेक्टर DNA। Vector or a cloning vehicle should have the following properties। It must have a small and well characterized molecule। वो एक small DNA molecule होना चाहिए। तो जो वेक्टर मॉलिक्यूल हम यूज़ कर रहे हैं वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल डीएनए मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेस पेयर्स नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं प्लाज्मिड या फिर फेज। इट मस्ट हैव अ रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन। उसका खुद का एक रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड अंडरगो रेप्लिकेशन, वो ईजिली रेप्लिकेट कर सके। इट शुड बी एमिनेबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स। वो सूटेबल होना चाहिए कि उसके साथ जो हमारा रिक्वायर्ड डीएनए वो ईजिली कंबाइन होकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सके। देर आर मेनी वेक्टर्स करेंटली यूज फॉर क्लोनिंग। दे आर द स्मॉल सर्कुलर डीएनए। तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो स्मॉल सर्कुलर डीएनए यूज़ करते हैं फ्रॉम प्लाज्मिड्स और phage particles। Now after obtaining a vector and a desired DNA, अब हमने उन्हें कट करना है। कट करने के लिए हमें चाहिए restriction enzyme। So the restriction enzyme also known as restriction endonucleases are those enzymes which recognize specific base sequence in a DNA molecule। बहुत सारे अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करने के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं। डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइडेंटिफाई डिफरेंट बेस पेयर। जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो GATC इस बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करेगा, कोई है जो AATC TTC को रिकॉग्नाइज करेगा, कोई है जो ATG इसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो अलग अलग, जैसे इसको रिकॉग्नाइज करने के अगर हमारे पास जो रिक्वायर्ड डीएनए है और हमें उसमें से ये फ्रैगमेंट निकालना है तो हमें वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा जो इस
डीएनए मॉलिक्यूल इस डीएनए कोड को रिकॉग्नाइज करता हो। सो दीज एंजाइम्स रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल एंड मेक 2 कट्स इन ईच स्ट्रैंड। तो जो डबल स्ट्रैंड होता है उसके अंदर ये एक इधर और एक इधर 2 कट, मतलब एक कट यहाँ लगेगा और एक कट यहाँ लगेगा, ताकि हमारे पूरे डीएनए में से हमें ये एक फ्रेगमेंट मिल जाए। तो ये 2 कट प्रोड्यूस करता है। सच एन एक्शन रिजल्ट इन जनरेटिंग 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। अगर ये एक डीएनए मॉलिक्यूल और यहाँ से कट गया तो ऑब्वियसली एक एंड इसका हो जाएगा 3 प्राइम और एक एंड हो जाएगा 5 प्राइम, क्योंकि अदरवाइज ये पहले 3 प्राइम 5 प्राइम था। जब यहाँ से ब्रेक होके 2 सेगमेंट बने तो एक एंड आ गया 3 प्राइम, दूसरा 5 प्राइम। सिमिलरली इसका भी एक आ गया 3 प्राइम और इसका एक आ गया 5 प्राइम। द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल आर मॉलिक्यूलर सिजर्स, इन्हें कॉमनली मॉलिक्यूलर सिजर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये कट करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स को। दैट क्लीव मीन्स दैट कट अ डीएनए मॉलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू जनरेट कोहेसिव और ब्लंट एंड्स। अब जब ये कट करते हैं, कट करने के 2 डिफरेंट तरीके होते हैं, या तो ये कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम स्टिकी एंड्स भी बोलते हैं, या फिर ये ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम नॉन स्टिकी एंड्स भी बोल सकते हैं। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन ओनली स्पेसिफिकली एक्ट ऑन अ गिवन 4 to 6 पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो 4 to 6 पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई करते हैं। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर हम किसी डीएनए फ्रैगमेंट को रीड करते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इधर फर्स्ट स्ट्रैंड में या सेकेंड स्ट्रैंड में, तो दोनों स्ट्रैंड में रीड करने पे दे विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस GAATC। अगर मैं इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड कर रही हूँ तो ये है GAATTC। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ सेकेंड वाले स्ट्रैंड में, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को भी अगर मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करूँ तो ये है GAATC। तो सच अ सीक्वेंस इज नोन एज पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ कि वो जो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करते हैं वो या तो 4 या 5 या 6 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। Restriction enzyme recognize specific base sequence in DNA molecule, make 2 cuts in each strand, हर एक strand में 2 कट करते हैं। This generate DNA fragments with a 3 prime hydroxyl and 5 prime phosphate terminate. There are 2 types of restriction enzyme, the enzyme which act on the line of symmetry, एक जो line of symmetry पे act करते हैं और produce करते हैं blunt ends, and the others are the enzymes that act around the line of symmetry, जो around the line of symmetry मतलब वो symmetrically नहीं cut करते और produce करते हैं cohesive ends। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये फर्स्ट वाला देखो, ये जो एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है इसमें जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो जी न्यूक्लियोटाइड के बाद कट करेगा, इधर भी और इधर भी, जिसकी वजह से हमें जो फर्स्ट डीएनए फ्रेगमेंट मिला दैट इज़ लाइक दिस। फर्स्ट स्ट्रैंड में जी और सेकेंड स्ट्रैंड में CTTAA, उसी तरह उसके दूसरे पार्ट में फर्स्ट स्ट्रैंड में CTTAA और नेक्स्ट स्ट्रैंड में जी। तो इस टाइप के जब स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस होते हैं इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स या फिर कोहेसिव एंड्स। और दूसरे में अगर आप ये वाला देखो जिसमें CCCGG, तो इसमें जो एंडोन्यूक्लियस है वो यहाँ से कट करेगा बिल्कुल मिडल से, और दोनों सेम प्रोड्यूस होंगे, इनको बोलते हैं ब्लंट एंड्स या फिर नॉन स्टिकी एंड्स। तो जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्पेसिफिक एक्शन होता है कि वो कौन से पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने वाला है और वो कोहेसिव एंड प्रोड्यूस करेगा या वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा। One type of cleavage results in blunt-ended DNA fragments and the other type of cleavage generates cohesive-ended molecules. The blunt-end molecules are produced when a restriction enzyme acts on line of symmetry. The cohesive-ended molecules are produced when a restriction enzyme acts around the line of symmetry. An important property of restriction enzyme is that a particular enzyme recognizes a unique sequence of DNA. सबसे पहली बात ये कि हर एक एंजाइम का एक फिक्स सीक्वेंस है कि वो कौन से सीक्वेंस को कौन से डीएनए बेसिस को रिकॉग्नाइज करने वाला है। सच अ स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जनरेट यूनिक फैमिली ऑफ फ्रेगमेंट्स फ्रॉम अ डीएनए मॉलिक्यूल। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। तो कट होने के बाद जो हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। All such unique sequences have been shown in palindromic sequences or inverted repeat sequences. Such a sequence consists of 4 to 6 complementary pairs. तो ये जो sequence होते हैं या तो ये palindromic होते हैं as I told you like this,
या फिर ये इन्वर्ट रिपीट होते हैं। इन्वर्ट रिपीट होते हैं लाइक दिस, जैसे कि अगर मैंने बोला ATTA, तो यहाँ पे AT मतलब इधर से रीड करो या इधर से रीड करो, इसको हम बोलेंगे मिरर पैलिंड्रोम या इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेस। अब अगर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमें रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मतलब डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल गए, तो अब हम उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कैसे करेंगे? क्योंकि हमें करना क्या, हमारा पर्पस ये है कि हमने जो फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल लिया था हमने उसके फ्रैगमेंट्स बना लिए थे, अब उसके फ्रैगमेंट्स हमारे पास हैं। फिर हमने सेकेंड जो वेक्टर मॉलिक्यूल लिया था हमने उसको भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा, उसके भी फ्रैगमेंट्स हमारे पास हैं। तो अब हमें इस फ्रैगमेंट को इस फ्रैगमेंट के साथ ज्वाइन करना है, या फिर हमें इस वाले फ्रैगमेंट को इस वाले फ्रैगमेंट के साथ ज्वाइन करना है। तो ये जो ज्वाइनिंग होगी हमारे डिज़ायर्ड जीन और वेक्टर वाले जीन की, तो इनको आपस में ज्वाइन कैसे करा जाएगा? इन बोथ द केसेस, चाहे वो कोहेसिव एंड्स वाले हों या फिर वो ब्लंट एंड्स वाले हों। Different methods have been adopted to join the two type of DNA fragment. It depends on whether the fragments have cohesive ends or blunt ends. The one with cohesive ends are easily joined with the help of DNA ligase. अगर उनके cohesive ends हैं, sticky ends है, मतलब कि वो symmetrical नहीं कटे हुए, वो asymmetrical कटे हुए हैं, तो उनको join करना बहुत easy होते हैं। हमें सिर्फ DNA ligase enzyme वहाँ पे provide करने की ज़रूरत है और उस enzyme के action से वो अपने आप join हो जाएंगे। But on the other hand, if the fragments have blunt ends, तो हमें उन्हें पहले प्रोसेस करना पड़ता है और प्रोसेस करने के बाद हम उसमें डीएनए लाइगेस ऐड करते हैं, देन ओनली दे विल जॉइन। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमें फ्रैगमेंट मिल रहा है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टिकी एंड, क्योंकि यहाँ G है, यहाँ पे CTTA है, ये हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। लेट्स से हमारा जो डिज़ायर्ड जीन था उसका, ये वाला हमारा जो है ये हमारा हो गया वेक्टर का। हमने दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा था, इसलिए तो हमेशा ये चीज़ याद रखी जाती है कि जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है और जो वेक्टर जीन है दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा जाता है, ताकि हमें जो उनके एंड्स हैं वो सेम कॉम्प्लीमेंटारिटी के मिले। तो अब ये जो हमारे स्ट्रैंड्स हैं इनको सिर्फ यहाँ पे डीएनए लाइगेस ऐड करने की ज़रूरत है एंड दे विल जॉइन बाय देमसेल्फ। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल था, ये हमारा सेकंड मॉलिक्यूल था, हमने इसको कट करा यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमें यहाँ पे भी एक स्टिकी एंड फ्रैगमेंट मिला, यहाँ पे भी एक स्टिकी एंड फ्रैगमेंट मिला। तो ये स्टिकी एंड फ्रैगमेंट्स में हमने सिर्फ डीएनए लाइगेस डाल के इनको मिक्स करने की ज़रूरत है, दे देमसेल्फ विल रिकम्बाइन। The restriction fragments thus generated have to be joined with the vector, either a plasmid or phage, before it is cloned into a bacterium. Bacterium में introduce करने से पहले हमें इन्हें join करने की ज़रूरत है। Cohesive ended restriction fragments have single stranded terminal at each end. इसके यहाँ पे अगर हम देखें हर end में एक single strand ही आ रहे, दोनों strand पूरे end तक नहीं आ रहे। Again इसके भी दोनों ends में से एक end में single strand आ रहा है, एक में यहाँ पे single मतलब ये वाला strand इधर से missing है। The joining procedure makes advantage of the complementary single-stranded terminal. The fragments produced by particular enzyme acting on two different DNA molecules have the same set of single-stranded sequence recognized by single-stranded ends as both the DNA molecules have the same। क्योंकि हमने उन्हें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा है, इसलिए हमारे पास दोनों के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब कि अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास AATT है। अब A किसके साथ पेयर करते हैं? T के साथ। A ऑलवेज पेयर विद T एंड G ऑलवेज पेयर विद C। तो यहाँ पे इस A के ऊपर ये वाला T आ जाएगा, फिर अगेन A के कॉम्प्लीमेंट्री में T है, फिर यहाँ पे T के कॉम्प्लीमेंट्री में A है, T के कॉम्प्लीमेंट्री में A है। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ही हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा था। The two DNA are mixed, annealed and treated with DNA ligase to obtain a permanent joining. The hybrid plasmid so produced is called a chimera. तो जो plasmid हमें मिलता है, plasmid मतलब जिसके अंदर हमने introduce कर दिया और जो plasmid हमें मिलता है that is known as chimera. The hybrid plasmid can then be introduced into a bacteria. उसको हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे where the DNA fragments would replicate as a part of the plasmid. जब उस plasmid की if you don't know तो plasmid होता है circular DNA of bacteria. बैक्टीरिया का जो circular DNA होता है उसको plasmid बोलते हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया का circular DNA था, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया हमारा required DNA. Now this plasmid is like this.
फिर हमने इसे एंटर कर दिया किसी बैक्टीरिया के अंदर। अब जब ये प्लाज्मिड अपनी टर्न में रेप्लिकेट होगा, सो इट विल प्रोड्यूस मोर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लाइक दिस। जॉइनिंग ऑफ ब्लंट एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स विद अ वेक्टर। अब अगर जो हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद जो हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले हैं, अगर उनके ब्लंट एंड्स हैं तो उन्हें कैसे ज्वाइन करेंगे? द ज्वाइनिंग ऑफ ब्लंट एंडेड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इज अचीव बाय एडिशन ऑफ होमोपॉलीमर टेल टू द 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हम क्या करते हैं, होमोपॉलीमर मतलब सेम पॉलीमर, तो या तो हम पॉली ए टेल, यूजुअली पॉली ए टेल को 3' एंड पे ऐड कर देते हैं। द मॉलिक्यूल्स टू बी ज्वाइंड आर फर्स्ट ट्रीटेड with a 5' specific exonuclease that removes a few terminal nucleotides from each strand at the 5' end of the molecule. So, the joining of blunt-ended restriction fragments is achieved by addition of homopolymer tail. हम एक homopolymer tail ऐड करते हैं 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, मतलब कि 3' एंड पे, to produce an extended single-stranded fragment of a DNA chain. The homopolymer tail is essentially a sequence of few similar nucleotides. जो हम homopolymer tail ऐड कर रहे हैं, जो हम polymers या polynucleotides ऐड कर रहे हैं, वो सारे similar होने चाहिए। मतलब हम ऐसे नहीं A, T, G सारे मिक्स करके करें, नहीं, we have to use only one type. तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं पॉली ए टेल या पॉली टी टेल। तो सारे ए के सेगमेंट्स लगा देते हैं या फिर सारे टी के सेगमेंट्स लगा देते हैं। तो बेसिकली हमें जो फ्रेगमेंट्स मिले थे वो इस टाइप के थे, मतलब ये ब्लंट एंड में कट होने के बाद इट वाज समथिंग लाइक दिस। तो हमने क्या करा, जैसे ये 5' और ये 3' एंड था, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 5' एंड 3' एंड। तो हमने 3' एंड पे बहुत सारे ए मॉलिक्यूल्स लगा दिए। तो अब उसकी वजह से ये जो नीचे वाला फ्रेगमेंट था ये तो इतना ही रहा, और यहाँ पे भी हमने बहुत सारे ए मॉलिक्यूल्स जो थे वो लगा दिए, जिसकी वजह से एक तरफ से जो चेन थी वो एक्सटेंड होनी शुरू हो गई। The molecules to be joined are first treated with 5' specific exonuclease that removes few terminal nucleotides from each strand at the 5' end. अब हमने 3' पे तो पॉली ए टेल लगा दी, 5' एंड पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस यूज़ कर रहे हैं। एक्सोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है। जैसे एंडोन्यूक्लियस भी मॉलिक्यूलर सिजर थे जो उनको कट करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस भी मॉलिक्यूलर सिजर हैं या वो एंजाइम है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को हटाते हैं फ्रॉम द एंड, नॉट फ्रॉम द मिडल। तो ये 5' एंड से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को वहाँ से रिमूव कर देंगे, तो जिसकी वजह से 3' वाला एंड पॉली ए चेन लगने की वजह से एक्सटेंड हो गया। 5' वाला एंड थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि यहाँ से थोड़े से न्यूक्लियोटाइड्स हट गए ड्यू टू द एक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। Then the exonuclease treated DNA is mixed with DATP. अब हमने यहाँ पे क्या करा, DATPs जो थे वो डाल दिए एंड अ स्पेसिफिक एंजाइम TNT, मतलब कि टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम हमने डाल दिया। द पॉलीमरेज ऑब्टेन एंड द न्यूक्लियोटाइड टू 3' एंड ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। तो अब क्या होगा, 3' एंड पे ये जो हम DATPs डाल रहे हैं ये 3' एंड पे जाके अटैच होने शुरू हो जाएंगे। रिमेंबर, अनलाइक द नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज, अब हम जब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहे हैं, जब डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करे जाते हैं, चाहे वहाँ पे एटीपी ऐड करा जाए या जीटीपी ऐड करा जाए, जो भी ऐड करा जाए, तो उस टाइम पे एंजाइम यूज़ होता है डीएनए पॉलीमरेज। बट हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज नहीं यूज़ कर रहे, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एंजाइम TNT, मतलब कि टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। क्यों? क्योंकि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे इसका कोई नॉर्मली रेप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे पेयर्स होते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आके इधर अटैच होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टेम्पलेट का होना ज़रूरी है, तभी तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास उतना चेन है ही नहीं, ये पार्ट हमें सिर्फ एक्सटेंड करना है, हम चाहते हैं यहाँ पे और फ्रेगमेंट्स आके अटैच हो जाएं। तो ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मतलब इसके लिए एक टेम्पलेट के होने की ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियोटाइड्स खुद ब खुद उसके एंड पे आके अटैच होते रहेंगे। सो पहली चीज़ हमने 3' पे पॉली ए टेल लगाई, 5' पे हमने एक्सोन्यूक्लियस से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर दिया, उसके बाद हमने DATPs डाले और साथ में एंजाइम डाल दिया। उसकी वजह से एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स होने लग गई विदाउट द हेल्प ऑफ अ
template. In the reaction, mixture of poly A tail will be formed at the 3' end of the double-stranded DNA molecule. Instead, DATP या DTTP जो भी हम ऐड कर रहे हैं is added to the second molecule, so it will have a homopolymer tail of T. तो अगर हमने यहाँ पे 3' पे poly A tail लगाई थी तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री साइड पे अपने आप poly T tail आ जाएगी जब हम बहुत सारे बेस पेयर्स ऐड कर देंगे. Once the complementary homopolymer tails are attached to the different DNA fragments, they are joined by the gap-filling polymerase 1 and sealed with ligase. जब ये DATPs या DTTPs वहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे तो उसके बाद हम इनको ज्वाइन कर देंगे यूजिंग द एंजाइम DNA ligase. द क्लोनिंग ऑफ द, तो अब हमने उसको लाइगेज से ज्वाइन कर दिया. जो स्ट्रैंड्स थे पहले वो नॉन स्टिकी थे, हमने उन्हें पॉली ए टेल लगाई, फिर उसमें और DATPs या DTTPs हमने ऐड कर दिए और उसके बाद हमने क्या करा, उनको ज्वाइन कर दिया यूजिंग DNA लाइगेज. तो दोनों जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, जैसे एक मॉलिक्यूल था हमने यहाँ पे पॉली ए टेल लगा दी, दूसरे पे भी यहाँ पे पॉली टी टेल लग गई, तो ये आपस में एक दूसरे से आगे ज्वाइन हो गए. और फिर ज्वाइन होने के बाद हमें जो मिल गया दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट DNA. नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट कि हमें इस हाइब्रिड DNA को किसी होस्ट या किसी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना है ताकि ये उसके अंदर एंटर होने के बाद सेल्फ रेप्लिकेट कर सके. द रिकॉम्बिनेंट DNA हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सूटेबल होस्ट फॉर इट्स प्रोपगेशन. इट कैन बी डन इन 2 ways. All the fragments from the restriction digest are cloned non-selectively into a host and then screening for a desired gene is done. हमने क्या करा, हम देखो ये जितना भी प्रोसेस है हमें नेकेड आई से तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अगर हम 2 DNA मॉलिक्यूल्स को लेके हमने एक मिक्सचर बना लिया और हम मिक्स कर भी रहे हैं, बट विद द नेकेड आई वी कैन नॉट सी वेदर जो डिज़ायर्ड जीन था वो एक्चुअली उसके अंदर कॉपी हुआ है या नहीं हुआ. हम तो प्रोसीजर सही कर रहे हैं, हमने 2 DNA मॉलिक्यूल ले लिए, उन्हें ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके एक हाइब्रिड बन गया. पर क्या ये जो DNA मॉलिक्यूल थे ये डिज़ायर्ड जीन वेक्टर वाले के साथ ही ज्वाइन हुए, ये डिज़ायर्ड वाला सिर्फ डिज़ायर्ड वाले के साथ ज्वाइन हो गया, वेक्टर वाला सिर्फ वेक्टर वाले के साथ ज्वाइन हो गया. सो वाइल डूइंग दिस प्रोसेस वी आर जस्ट ज्वाइनिंग देम एंड फॉलोइंग द प्रोसीजर, बट वी आर नॉट श्योर दैट वेदर इट इज़ हैपनिंग इन द करेक्ट ऑर्डर और नॉट. तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें रिकॉम्बिनेंट DNA मिल गया, मतलब जो भी हमने DNA फ्रेगमेंट्स पहले कट करे, मिक्स करे, ज्वाइन करे और उसके बाद हमने उन्हें बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड देन वी विल चेक विद सेवरल अदर फैक्टर्स. हम चेक करेंगे कि क्या जो हमने डिज़ायर्ड जीन लिया था क्या वो उस बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुए. या फिर दूसरा तरीका होता है, कभी कभी हम इंट्रोड्यूस करने से पहले ही देखते हैं कि क्या जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट DNA आए हैं उनके अंदर वो डिज़ायर्ड जीन्स हैं. सो ऑल द फ्रेगमेंट्स फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट. तो एक तरीका तो है कि हमें जो भी फ्रेगमेंट्स मिले, जो भी रिकॉम्बिनेंट DNA मिले, वेदर उसके अंदर डिज़ायर्ड हो या ना हो, विदाउट चेकिंग फॉर इट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट इनटू अ होस्ट एंड देन स्क्रीनिंग फॉर अ डिज़ायर्ड जीन. और बाद में हम चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर डिज़ायर्ड जीन आया है. This non-selective method of cloning random DNA fragments into a host is known as shotgunning method. This results in creation of a gene bank or gene library from which specific gene could be screened. The second method consists of using a purified probe for the gene for selecting the appropriate restriction fragment. अब हमने क्या करा, दूसरा तरीका था कि हमारे पास जो recombinant DNA आए हमने पहले चेक करा कि क्या एक्चुअली वो recombinant है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो बैक्टीरिया लिया था, हमने जो वेक्टर लिया था, वेक्टर जो था वो एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकता था. दैट मीन्स इट इज़ नॉट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ये एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट नहीं था. वेयर एज जो हम डिज़ायर्ड जीन ले रहे हैं, जो हम अपना जीन इंट्रोड्यूस करना जा रहे हैं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है. मतलब कि अगर एंटीबायोटिक डालेंगे स्टिल ये जीन सर्वाइव करेगा, इट विल नॉट डाई. अगर हमने इन्हें कंबाइन करा तो हमारे पास जो बनेगा, अगर हमने इन्हें कंबाइन करा हमारे पास बनेगा रिकॉम्बिनेंट DNA विच विल बी लाइक दिस. अगर इस रिकॉम्बिनेंट DNA के अंदर ये वाला जीन इंट्रोड्यूस हो गया, दैट मीन्स ओवरऑल ये प्लाज्मिड जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गया. तो हम क्या करेंगे, ऐसे DNA को एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो करके देखेंगे. इफ़ दे ग्रोज वेल, इफ़ दे सर्वाइव, दैट मीन्स दे आर रिकॉम्बिनेंट.
द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड और फेज इज डन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी प्लाज्मिड या फेज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया कैन बी मेड परमिएबल टू डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए कैसे जाएगा, मतलब ये डीएनए मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के अंदर कैसे जा रहा है, तो इसकी वॉल को थोड़ा सा पोरस बनाने के लिए इसको हीट और कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। द फॉरेन डीएनए आफ्टर इट इज क्लोन्ड इनटू अ बैक्टीरियम बिकम्स पार्ट ऑफ द रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। और जब ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये उसी के रेप्लिकेशन प्रोसीजर के साथ ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जो डिजायर्ड जीन है ये भी एम्पलीफाई होते रहते हैं, रेप्लिकेट होते रहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।